स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। आज की कहानी काफ़ी इंटेंस ग्राफिक हॉरर एलिमेंट से भरी हुई है, जो कुछ लोगों को थोड़ी डिस्टर्बिंग लग सकती है। सो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या ग्राफिक हॉरर सीन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप आज की कहानी स्किप कर सकते हैं। एंड फॉर ऑल दोज लिसनर्स हु एंजॉय सच स्टोरीज, कीप लिसनिंग। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। सर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सर आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए प्लीज़। सर मुर्दा घर से चीखें सुनाई दे रही हैं, डरावनी चीखें। अंदर एक डॉक्टर और एक असिस्टेंट है। हाँ, डॉक्टर मेहता और उनकी असिस्टेंट जाधव। हाँ सर, हम लोग दरवाज़ा बाहर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं खोल पा रहे हैं। प्लीज़ सर जल्दी आइए, अंदर कुछ तो हो रहा है, बहुत चीखने की आवाज़ें आ रही है। जल्दी आइए सर प्लीज़। सर्दियों की एक कपा देने वाली सुबह के 4:30 बज रहे थे। सिटी हॉस्पिटल के कंपाउंड में जगह जगह पर पुलिस के लोग खड़े थे। पार्किंग में पुलिस की वैन्स की इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी, पर सबसे ज़्यादा भीड़ मुर्दा घर के बाहर थी, हॉस्पिटल स्टाफ और पुलिस वालों की। यहाँ का नज़ारा किसी हॉस्पिटल का कम और किसी क्राइम सीन का ज़्यादा लग रहा था। जैसे ही कुछ पुलिसकर्मी मुर्दा घर की तरफ बढ़े, एक गंदी बू ने उन्हें वहीं रोक दिया। वो पुलिसकर्मी किसी तरह मुंह पर रुमाल रख आगे बढ़े। सिटी हॉस्पिटल की पिछली तरफ एक सुनसान, अंधेरी और खाली जगह पर ये मुर्दा घर था। आसपास और कुछ नहीं था। एक छोटे से स्लोप से चढ़कर ऊपर जाने पर पोस्टमार्टम रूम का दरवाज़ा और साथ ही में अंदर से लगा मुर्दा घर था। जैसे ही पुलिसकर्मी उस स्लोप के पास पहुंचे, वो फिर से रुक गए। उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उस लोप पर खून से रंगा किसी का हाथ था, बस हाथ, कंधे से उंगलियों तक। बाकी का शरीर वहां नहीं था। उस हाथ की 3 उंगलियां टूटकर उल्टी दिशा में मुड़ी गई थी। दरवाजे के बाहर इतना खून था कि स्लोप खून से भीगकर लाल और स्लिपरी हो चुका था और खून स्लोप से होकर अब जमीन पर गिर रहा था। उन पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को देखा। बाहर का दृश्य इतना खौफनाक था कि अंदर जाने में सब हिचकिचा रहे थे। सब समझ गए थे कि अंदर कुछ बहुत ही विभत्स हुआ है। वो लोग किसी तरह स्लोप से चढ़कर दरवाजे पर पहुंचे, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन लोगों ने दरवाज़ा हिलाया, उसे खोलने की कोशिश की, पर नाकामयाब हुए। वो दरवाज़ा तोड़ने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक दरवाजे की कुंडी अंदर से खुलने की आवाज़ आई और दरवाज़ा अपने आप हल्का सा खुल गया। जाओ चेक करो जल्दी, इंस्पेक्टर ने कहा। एक पुलिसकर्मी ने धीरे से दोनों दरवाज़ों को थोड़ा और खोला। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई सिरफिरा अभी भी शायद अंदर ही होगा। दरवाज़ा पूरा खुलते ही एकाएक सड़े हुए इंसान के शरीर और ताज़ी खून की गंध का एक भपका उनसे टकराया। सब लोगों ने तुरंत रुमाल से अपना नाक ढक लिया। कुछ पुलिसकर्मियों ने अंदर जाकर चारों तरफ ढूंढा, पर अंदर कोई नहीं था। मुर्दा घर में एक ही दरवाज़ा था जिससे वो लोग अंदर घुसे थे।
अंदर का नज़ारा डरावना था। चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। दीवार, फ्रीजर्स, दरवाजे, खिड़कियां, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हर चीज पर खून था। जमीन खून से भीग कर लथपथ हो चुका था, इतना ज्यादा कि चलने पर पैर फिसल रहे थे। लाइट्स टूट गई थी और बस कॉर्नर की एक पुरानी ट्यूबलाइट में रोशनी थी और अंदर कोई नहीं था, जिंदा तो कोई नहीं। लाशों की दुर्गंध असहनीय थी। रूम के अंदर 3 पोस्टमार्टम टेबल्स थे। 2 पर सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाश रखी थी और उनमें से एक लाश के ऊपर एक कटा हुआ सर रखा था, किसी आदमी का। वो सर खून से लथपथ था, बाल खून से गीले होकर मुंह पर चिपक गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अभी भी खुली हुई थी, मानो किसी भयानक चीज को देखा था उसने। उस सर के नीचे की ओर से मांस के लोथड़े और स्किन टिश्यूज लटक रहे थे, जैसे किसी ने उस सर को बॉडी से उखाड़ कर अलग किया हो। उस सर से बहने वाले खून से ढकी लाश की सफेद चादर लाल हो चुकी थी। खून रिस कर अब जमीन पर गिर रहा था। पहले टेबल के पास जमीन पर किसी का शरीर पड़ा था, उल्टा और बिना सर का। उस आदमी ने डॉक्टर जैसा लैब कोट पहना था जो खून से लाल हो चुका था। एक पुलिसकर्मी ने तुरंत कोट पर लगी आईडी को चेक किया। वो लाश डॉक्टर मेहता की थी। उन लोगों ने पोस्टमार्टम टेबल पर रखी लाशों की चादर उठाकर चेक किया तो दोनों लाश ठीक कंडीशन में थी। सर, ये देखिए, असिस्टेंट। एक पुलिसकर्मी ने बॉडी फ्रीजर्स के पास की जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां फ्रीजर्स के पास जमीन पर एक शरीर का टुकड़ा पड़ा था, बिना हाथ और बिना पैर का। बस शरीर और एक बुरी तरह कुचला हुआ सर जो आधे से ज्यादा धड़ से अलग कर दिया गया था। बस एक पतली सी स्किन की टिश्यू से वो धड़ से जुड़ा हुआ था। हाथों पैरों की जगह मांस के लोथड़े और स्किन लटक रहे थे, मानो किसी ने कोई धारदार औजार से नहीं बल्कि उन्हें खींचकर उखाड़कर शरीर से अलग किया हो। दरवाजे के बाहर वाला हाथ शायद इसी बॉडी का है, पर बाकी के 2 पैर और एक हाथ कहाँ है? और ये कटा हुआ सर, ये बॉडी, ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि किसी ने इन्हें शरीर से खींचकर अलग किया है। भला क्यों कोई किसी को इस तरह से मारेगा? इतना गुस्सा किस बात का? वैसे भी ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। इंस्पेक्टर ने कहा। सब शांत थे, हर कोई डरा हुआ था, ठीक से सोच नहीं पा रहा था। ऐसा विभत्स दृश्य इससे पहले शायद ही किसी ने अपने करियर में देखा था। लाशों का ऐसा हाल केवल जंगल में होता है, जब कोई आदमखोर जानवर किसी को उठा ले जाता है, पर ये तो एक हॉस्पिटल का मुर्दा घर था। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा। कॉर्नर में रखे फ्रीजर्स में से एक फ्रीजर का दरवाजा अपने आप खुल गया। सब लोगों ने उस तरफ देखा। उस बॉडी फ्रीजर के अंदर कुछ था, बॉडी नहीं पर कुछ तो था वहां। कुछ पुलिसकर्मी डर से एक दूसरे को देखने लगे। पहले मुर्दा घर का दरवाजा, अब फ्रीजर का दरवाजा, सब अपने आप कैसे खुल रहे थे? कुछ लोग सावधानी से उस फ्रीजर की तरफ बढ़े। फ्रीजर के दरवाजे पर 3 नंबर लिखा हुआ था और फ्रीजर के अंदर जो रखा था उसे देख सबके पैर ठंडे हो गए। अंदर 2 कटी हुई टांगे और एक हाथ था, खून से लथपथ। फ्रीजर के डोर पर लाल स्किन के टिश्यूज चिपके हुए थे और अंदर इतना खून भर चुका था कि वो अब रिस कर बाहर जमीन पर टपक रहा था। ये कटा हुआ हाथ और पैर इस असिस्टेंट के ही लग रहे हैं, पर ये इस फ्रीजर में क्या कर रहे हैं? मुर्दा घर का दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर आने का वही एक रास्ता है। हॉस्पिटल स्टाफ ने किसी को बाहर आते भी नहीं देखा, बस चीखें सुनी। तो फिर खूनी गया कहां? बहुत सारे सवाल है शिंदे, जैसे खूनी ने ये बॉडी पार्ट्स फ्रीजर में क्यों रखे, और वो कटा हुआ हाथ वो बाहर कैसे गया? यहाँ कुछ तो बहुत अजीब हुआ है।
पुलिस इंस्पेक्टर ने परेशान होकर कहा। सर, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने पहले भी सुना है इस मुर्दा घर के बारे में। कांस्टेबल शिंदे ने कहा। शिंदे, तुम जो कह रहे हो वो मैंने भी सुना है, पर वो सब एक अफवाह है और कुछ भी नहीं। जाओ, फॉरेंसिक्स टीम को बुलाओ और हॉस्पिटल स्टाफ का इंटरव्यू शुरू करो। जाओ। ये कहकर इंस्पेक्टर बाहर चले गए। बस ज्यादातर पुलिस कर्मचारियों को पता था कि कांस्टेबल शिंदे क्या कहना चाहते थे। बस सब चुप रहे और काम में लग गए। मुर्दाघर को सील कर दिया गया और मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पर हॉस्पिटल स्टाफ को पता था कि इस सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जिसने डॉक्टर मेहता और उनके असिस्टेंट जाधव को इस बेरहमी से मारा था उसे पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी। बस इस बात की तसल्ली थी कि अब वो मनहूस मुर्दाघर सील हो जाएगा और हॉस्पिटल में किसी के भी साथ अब कोई अनहोनी नहीं होगी। वैसे ये सिटी हॉस्पिटल का मुर्दाघर हमेशा से ऐसा नहीं था। वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं घटती थी, पर 1 साल पहले कुछ हुआ वहां, और वो मुर्दाघर एक ऐसी जगह में बदल गया जहां हॉस्पिटल स्टाफ रात में क्या दिन में भी जाने से कांप जाते थे। सबसे पहले उस मनहूस मुर्दाघर का शिकार बना राजू, जो एक वार्ड बॉय था और कई बार हॉस्पिटल की डेड बॉडीज को वो मुर्दाघर में रखने जाया करता था। एक दिन वो एक बॉडी को मुर्दाघर के फ्रीजर में रखने गया। दोपहर का वक्त था तो सब लंच ब्रेक पर थे। उसने जैसे ही देखा कि मुर्दाघर में कोई स्टाफ नहीं था, उसने लाश को स्ट्रेचर के साथ अंदर रख दरवाजे पर स्टाफ का इंतजार करना शुरू किया। चारों तरफ काफी सन्नाटा था। बस दूर से बीच बीच में हॉस्पिटल से आ रही सायरन और दूसरी आवाजें सुनाई दे रही थी। बस कुछ मिनट बीते होंगे कि अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर अंदर देखा, पर अंदर तो कोई नहीं था। ज्यादा ध्यान ना देकर उसने फिर इंतजार करना शुरू किया, पर वो आवाज फिर से हुई, इस बार थोड़ी और जोर से। राजू ने इस बार डर डर कर पीछे मुड़कर देखा। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज किसी फ्रीजर के अंदर से आ रही थी जहां लाश रखी जाती थी। वो धीरे धीरे फ्रीजर के पास गया। वो चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो आवाज फिर से हुई, 3 नंबर फ्रीजर के अंदर से। उस आवाज को सुनकर उसे ऐसा लगा मानो फ्रीजर के अंदर कोई बंद था। राजू घबराते हुए 3 नंबर फ्रीजर के पास पहुंचा। उसने देखा कि उस फ्रीजर के दरवाजे के नीचे से खून बहकर जमीन पर टपक रहा था, जिससे जमीन पर एक खून का दाग बन गया था। वो ये सब देख ही रहा था कि वो 3 नंबर फ्रीजर का दरवाजा अचानक धीरे से खुद ही खुल गया। उसने जमीन से नजर उठाकर जैसे ही फ्रीजर के अंदर देखा, फ्रीजर के पिछले हिस्से में अचानक से कुछ हिला। राजू घबराते हुए कुछ कदम पीछे गया। उसने फ्रीजर के अंदर दोबारा देखा। अंदर कुछ था, कोई लाश नहीं, पर कुछ तो था अंदर। वो जैसे ही फ्रीजर के अंदर देखने के लिए दोबारा से झुका, उसे अंदर खून से रंगा हुआ एक कटा हुआ हाथ दिखा। इससे पहले कि वो भाग पाता, वो कटा हुआ हाथ उसकी ओर लपका और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। वो हाथ अपना जोर कसते ही जा रहा था उसके गले पर, और पूरे मुर्दाघर में एक विभत्स हंसी गूंजने लगी। राजू के पैर अब हवा में छटपटा रहे थे। वो कटा हुआ हाथ उसकी आंखों के सामने था, बस एक हाथ और कुछ नहीं। उस हाथ का मांस कई जगह से गला हुआ था। स्किन गलकर जगह जगह से गुलाबी होकर लटक रही थी। वो हाथ खून से भरा हुआ था, गाढ़े काले खून से, और उससे एक घिनौनी बदबू आ रही थी। राजू की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब असिस्टेंट ब्रेक से वापस लौटा, उसने राजू को जमीन पर बेहोश पाया। उसके मुंह, गले और कपड़ों पर गाढ़ा लाल खून लगा था, और उसके गले में 5 उंगलियों के निशान थे। होश में आते ही वो डर के मारे पागलों सा बर्ताव करने लगा।
उसने सबको बताया कि उसने वहां क्या देखा, पर किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि राजू नशा करता था। अगले कुछ दिनों में उसकी दिमागी हालत और बिगड़ गई और उसने वो नौकरी छोड़ दी। ये बात आग की तरह कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल स्टाफ में फैल गई, पर ज्यादातर लोगों को इस बात पर तब ज्यादा यकीन नहीं हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था और जल्द ही लोग राजू की घटना को भूल गए। करीब 1 महीने बाद एक और घटना घटी। डॉक्टर जोशी को एक इमरजेंसी पोस्टमार्टम केस के लिए नाइट शिफ्ट में आना पड़ा। मुर्दाघर के रेगुलर सुपरवाइजर उस दिन छुट्टी पर थे और रोज से कुछ ज्यादा बॉडीज आ गई थी पोस्टमार्टम के लिए। रात के करीब 2 बजे असिस्टेंट और हेल्पर ब्रेक पर गए। डॉक्टर जोशी अकेले ही एक बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। ये कॉम्प्लिकेटेड केस था, इसलिए उन्होंने ब्रेक नहीं लिया। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी, कहीं कोई आवाज नहीं थी, बस फ्रीजर से आ रही एक मशीन की आवाज के अलावा। पर अचानक फ्रीजर के पास वाला सीलिंग लाइट फ्लिकर करने लगा। वो बार बार बंद चालू हो रहा था। डॉक्टर जोशी ने जाकर स्विच ऑन ऑफ किया, पर कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने उस लाइट को उसी हाल पर छोड़कर दोबारा अपना काम करना शुरू किया। कुछ मिनट बीते ही होंगे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वहां बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और तभी उन्हें वो आवाज सुनाई दी। डॉक्टर जोशी को साफ पता था कि वो आवाज फ्रीजर की तरफ से आई थी, पर वो डरे नहीं। लाइट का खराब होना, टेम्परेचर का कम होना और अब ये फ्रीजर से आवाज, उन्हें लग रहा था कि शायद कुछ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल प्रॉब्लम था इस रूम में। वो फिर से अपने काम में लग गए, पर वो आवाज फिर से आई, इस बार और जोर से। अब डॉक्टर जोशी थोड़ा चौंक गए, क्योंकि वो आवाज सुनकर उन्हें अब ऐसा लगने लगा था मानो कोई फ्रीजर के अंदर से नॉक कर रहा हो। वो फ्रीजर के सामने गए और एक एक करके फ्रीजर का दरवाजा खोलकर देखने लगे कि सब लाशें ठीक तो है। पर तभी वो आवाज फिर से आई, 3 नंबर फ्रीजर से। डॉक्टर जोशी अब थोड़ा परेशान हो गए। इतने साल के करियर में उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। उन्होंने धीरे से उस फ्रीजर का दरवाजा खोला। 3 नंबर का फ्रीजर अंदर से बिल्कुल खाली था, अंदर कुछ नहीं था। वो थोड़ा कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आवाज 3 नंबर फ्रीजर से ही आई थी। उन्होंने फिर भी खुद को समझाया और वो पोस्टमार्टम टेबल की तरफ जाने के लिए मुड़े। पर वो जैसे ही मुड़े, वो वहीं उस जगह पर जम गए। वो जिस बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे, उसके साइड में रखी लाश अब उठकर बैठ गई थी। वो अब भी सफेद चादर से ढकी हुई थी और ट्रॉली पर बैठी थी वो लाश। डॉक्टर जोशी इससे पहले कि खुद को संभाल पाते, उस लाश की गर्दन अब धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी उनकी तरफ, और उसके गले से एक डरावनी आवाज निकलने लगी जो पूरे मुर्दा घर में गूंजने लगी। डॉक्टर जोशी उस लाश के एक तरफ खड़े थे, फ्रीजर के पास, और उस लाश का मुंह घूमते हुए अब उनकी ही तरफ था। वो डर से कांपने लगे। वो चिल्लाकर वॉचमैन को बुलाना चाहते थे, पर उनके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उस लाश के सर पर सफेद चादर बंधा हुआ था, जिससे उसके फीचर्स साफ दिख रहे थे। अब उस लाश ने अपना मुंह धीरे धीरे खोलना शुरू किया, बड़ा, बहुत बड़ा। उसके गले से निकल रही एक विभत्स आवाज से पूरा मुर्दा घर गूंज रहा था। चादर के ऊपर से भी उसका खुला मुंह साफ दिख रहा था, और फिर वो चादर खून से धीरे धीरे लाल होने लगा, मानो उस लाश के मुंह से खून निकल रहा हो। चादर धीरे धीरे लाल होने लगा और पूरी तरह से जब चादर लाल हो गई, उससे खून टपक कर जमीन पर गिरने लगा। इससे पहले कि डॉक्टर जोशी वॉचमैन को बुला पाते, उन्हें अपने दिल में एक जोरदार दर्द महसूस हुआ और वो जमीन पर गिर गए।
कुछ देर बाद जब असिस्टेंट और हेल्पर ब्रेक से लौटे तब उन्होंने डॉक्टर जोशी को जमीन पर पड़ा देखा। उनकी सांस नहीं चल रही थी। उनका कोट गाढ़े लाल खून से सना हुआ था, पर उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। असिस्टेंट और हेल्पर ने दौड़कर बाहर मदद मांगी। कुछ डॉक्टर्स आए, पर तब तक डॉक्टर जोशी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। डॉक्टर जोशी के कोट पर लगे गाढ़े लाल खून को देख मुर्दा घर के वॉचमैन को राजू की घटना याद आ गई। वार्ड बॉय राजू, उससे भी तो कोई चोट नहीं आई थी, पर उसके शरीर पर भी गाढ़ा लाल खून था। उसने असिस्टेंट और हेल्पर को राजू वाली घटना वहीं खड़े खड़े सुना दी। सबके चेहरे पर अब डर था। बात हॉस्पिटल में भी फैल गई। हॉस्पिटल में अब दबे शब्दों में मुर्दा घर के बारे में बात होने लगी। सब कहने लगे कि कोई आत्मा है जो लोगों पर अटैक कर रही है, पर कारण किसी को नहीं पता था। बस लोग वहां रात क्या अब दिन में भी जाने से डरने लगे। अगले कुछ दिनों में उस असिस्टेंट और हेल्पर ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्हें भी फ्रीजर नंबर 3 से आवाज सुनाई देने लगी थी। शायद ज्यादा दिन बीते भी नहीं थे कि एक नए असिस्टेंट राहुल ने नाइट शिफ्ट ज्वाइन किया। उसे किसी ने 3 नंबर फ्रीजर के बारे में नहीं बताया था। उसका पहला दिन तो ठीक से गुजरा, पर दूसरी रात जब वो अकेला कुछ पेपर वर्क कर रहा था, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। रात के सन्नाटे में उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह आवाज फ्रीजर से आ रही थी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब आवाज ज्यादा जोर से आने लगी तब उसे थोड़ा डर लगने लगा। वो अकेला था और उस वक्त सब ब्रेक पर थे। आवाज कुछ ऐसी थी मानो कोई फ्रीजर के अंदर बंद हो और नॉक कर रहा हो। वो उठकर फ्रीजर के पास गया। तभी 3 नंबर फ्रीजर का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही राहुल ने झुककर फ्रीजर के अंदर देखा, एक खून से सना हाथ फ्रीजर से रेंगता हुआ बाहर निकलने लगा। वो हाथ जगह जगह से कटा और गला हुआ था और उससे गाढ़ा लाल खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर असिस्टेंट राहुल के गले से एक चित्कार निकल गई। वो जमीन पर गिर गया। किसी तरह वो वहां से उठा और मेन डोर की तरफ भागा, पर अगले ही पल मेन डोर का दरवाजा बंद हो गया। राहुल डर से रोने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने डर डर कर अब फ्रीजर की तरफ देखा, पर फ्रीजर के बाहर कोई हाथ नहीं, बल्कि खून में भीगी हुई सड़ी गली लाश खड़ी थी। इसका एक हाथ और पैर शरीर से लगभग अलग हो चुका था। बस कुछ स्किन टिश्यू से वो शरीर से किसी तरह जुड़ा हुआ था। उस लाश के मुंह से एक डरावनी आवाज निकल रही थी और वो धीरे धीरे लंगड़ते हुए राहुल की तरफ बढ़ने लगा। उस लाश से टपक टपक कर जमीन पर चारों तरफ खून फैलने लगा था। उसके कटे हाथ और पैर शरीर से जहां लटके हुए थे, वहां से खून उफन उफन कर बाहर गिर रहा था। राहुल ने दरवाजा पीटना शुरू किया। चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगा। वो बाहर वॉचमैन और कुछ लोग जमा भी हो गए। उन्हें राहुल की चित्कार भी सुनाई दे रही थी, पर वो किसी तरह भी दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे। उस कटी फटी लाश ने अब राहुल को जमीन पर उठाकर फेंक दिया। फिर उसके सीने पर खड़े होकर उसका एक हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। राहुल दर्द से चिल्लाने लगा, पर कुछ ही सेकंड्स में उस लाश ने उसके हाथ को शरीर से उखाड़ कर अलग कर दिया। ये शब्द उस लाश के मुंह से निकल रहे थे। उस लाश की विभत्स हंसी पूरे मुर्दा घर में गूंज रही थी। राहुल खून बहने की वजह से बेहोश हो गया। बाहर वॉचमैन और दूसरे लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जब वॉचमैन और उन लोगों ने असिस्टेंट राहुल की हालत देखी तो वो सब डर से कांप उठे। मुर्दा घर का जमीन खून से रंगा हुआ था। राहुल की सांसें चल तो रही थी, पर वो होश में नहीं था।
और उसके शरीर पर अपने खून के अलावा वही गाढ़ा लाल खून लगा था। राहुल को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और उसकी जान बच गई, पर वो उस हादसे से और अपना हाथ खोने से इतना ज्यादा सदमे में चला गया कि उसने कुछ ही दिनों में वो नौकरी छोड़ दी। हॉस्पिटल ने उसे एक हेवी कॉम्पेंसेशन तो दिया, पर कहा कि उसका हाथ एक्सीडेंटली मुर्दा घर में किसी इक्विपमेंट को हैंडल करते वक्त कट गया था। पर नौकरी छोड़ने से पहले राहुल ने अपने सुपरवाइजर को बताया कि उसने उस रात क्या देखा था और उसका ये हाल कैसे हुआ। सिटी हॉस्पिटल में चारों तरफ डर का माहौल बन गया, स्पेशली मुर्दा घर में, क्योंकि कोई कितना भी झूठ बोले अब सबको पता चल चुका था कि कौन बदले के लिए वापस लौटा था, कौन फ्रीजर नंबर 3 के अंदर से नॉक करता था। बस सब नौकरी खोने के डर से चुप थे। इस हादसे की वजह से पुलिस इंक्वायरी भी हुई और तब इस मुर्दा घर की बात हॉस्पिटल में ही नहीं पूरे शहर में फैल गई। ये घटना लोगों के दिमाग से निकली भी नहीं थी कि 2 महीने के अंदर डॉक्टर मेहता और असिस्टेंट जाधव का सिटी हॉस्पिटल के उसी श्रापित मुर्दा घर में मर्डर हो गया। एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर। इतने सारे हादसों और 2 मर्डर्स के बाद फाइनली एक इंक्वायरी बिठाई गई और उस इंक्वायरी में जो बात बाहर आई वो भयावह थी। 1 साल पहले इस मुर्दाघर के इंचार्ज डॉक्टर मेहता थे और जाधव उनके असिस्टेंट। एक रात एक एक्सीडेंट केस आया था हॉस्पिटल में, जिसमें जीवन नाम के एक जवान लड़के का हाथ और पैर ट्रेन के नीचे आने की वजह से कट गए थे। जब तक उसे सिटी हॉस्पिटल लाया गया उसकी पल्स काफी वीक हो चुकी थी और लगभग सांसें थम चुकी थी। बहुत सारा खून बह चुका था उसका। कुछ ही देर में उसे डेड डिक्लेयर करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुर्दा घर में उसे फ्रीजर नंबर 3 में रखा गया। उस रात असिस्टेंट जाधव की ड्यूटी थी और डॉक्टर मेहता किसी पर्सनल काम से बाहर गए थे। वो लेट आने वाले थे। जाधव अपना पेपर वर्क कर रहा था कि तभी उसे फ्रीजर नंबर 3 के अंदर से नॉकिंग की आवाज सुनाई दी। उसे लगा फ्रीजर में कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नॉकिंग और बैंगिंग की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी तब वो उस फ्रीजर के पास गया और उसने देखा फ्रीजर नंबर 3 से खून बहकर बाहर आ रहा था और जमीन लाल हो चुकी थी। उसे लगा कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है और वो डर कर बाहर चला गया। डॉक्टर मेहता के आने का इंतजार करने लगा। उसने मुर्दा घर का दरवाजा बंद कर दिया, पर वो नॉकिंग काफी देर तक होती रही और फिर धीरे धीरे बंद हो गई। जब डॉक्टर मेहता लौटे, जाधव ने उन्हें सब कुछ बताया। सारी बातें सुनकर डॉक्टर मेहता के मुंह का रंग उड़ गया। वो समझ चुके थे कि एक बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी थी उनके असिस्टेंट से। उन दोनों ने तुरंत जाकर फ्रीजर नंबर 3 को खोला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस फ्रीजर से तब तक खून बहकर रूम के बीच तक आ चुका था। फ्रीजर के अंदर जीवन नाम के उस लड़के की लाश थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी और उसका चेहरा फ्रीजर के दरवाजे की तरफ मुड़ा हुआ था। उसका एक हाथ जो ठीक था वो फ्रीजर के डोर पर था। इसका मतलब उस पेशेंट को डेड डिक्लेयर तो किया गया था, पर पेशेंट को फ्रीजर में होश आ गया था। उसने फ्रीजर से बाहर निकलने की कोशिश भी की। अपने बचे हुए एक हाथ से दरवाजा भी पीटा, पर असिस्टेंट जाधव ने इसे कुछ भूतिया समझकर फ्रीजर नहीं खोला, ना किसी से मदद मांगी। इस वजह से पेशेंट की वहां मौत हो गई। डॉक्टर मेहता समझ चुके थे कि अगर वो इस बात को हाईलाइट करते तो जाधव के साथ सुपरवाइजर होने की वजह से उनकी भी नौकरी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने जाधव को मुंह बंद रखने को कहा और खून वगैरह साफ कराकर बात को वहीं दबा दिया। पर वो पेशेंट वापस आया अपनी मौत का बदला लेने के लिए। उस हादसे के बाद एक रात उन दोनों को फ्रीजर से नॉकिंग की आवाज सुनाई दी। जब वो फ्रीजर के पास गए, फ्रीजर नंबर 3 से बाहर खून रिस रहा था जमीन पर फ्रीजर नंबर 3 में कोई लाश नहीं थी। वो दोनों
उसी रात समझ गए थे कि वहां क्या हो रहा था। वो इतना डर गए कि उन दोनों ने अपना शिफ्ट चेंज करवाकर मॉर्निंग शिफ्ट कर लिया। उसके बाद जो भी उस मुर्दा घर में अकेला जाता उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती, और ऐसी बातें दबती थोड़ी ना है। जादव ने अपनी गलती के बारे में अपनी घरवाली और एक दो दोस्तों को भी बता दिया, और हॉस्पिटल में तो कुछ हादसों के बाद ही ये बात ऐसे ही फैल गई। पर एक हफ्ते पहले सब कुछ बदल गया जब स्टाफ शॉर्टेज की वजह से डॉक्टर मेहता और जादव की नाइट ड्यूटी लगी। उस दिन उस फ्रीजर नंबर 3 में मरे उस लड़के ने फाइनली अपना बदला पूरा किया। हॉस्पिटल पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस तो हुआ, पर मर्डर केस को पुलिस ने वहीं बंद कर दिया, क्योंकि दोषी को तो सजा मिल ही चुकी थी। एक दर्दनाक मौत जैसे उस लड़के की हुई थी फ्रीजर नंबर 3 में। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? इस न्यू ईयर में आपके लिए मैंने कुछ अलग लिखने की कोशिश की है। ये स्टोरी थोड़ी ग्राफिक और ब्रूटल है, पर मरे हुए लोगों के जिंदा हो जाने की घटना हम सभी ने सुनी है। ये कहानी कुछ उसी आइडिया पर बेस्ड है। होप यू गाइज लाइक द स्टोरी। वैसे अगर आप अपने फैमिली के साथ घटी कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप बाय लीविंग अ हाई और अ वॉइस नोट ऑन 9767916545। आप हमें इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल दोज पीपल हु ऑलरेडी शेयर्ड योर स्टोरीज, आपकी कहानी February 1st वीक में आने वाली है हमारे मंथली आप बीती सीरीज में, सो वेट फॉर इट। और हाँ, फाड़ू फ्राइडेज का नया एपिसोड भी लाइव हो चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सो गो अहेड एंड शो योर लव ऑन दैट एपिसोड गाइस। वैसे हमें रेटिंग्स देना और फॉलो करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते एक क्रीपी ओरिजिनल स्टोरी के साथ वील बी बैक। मैं हूं मंजिला और आप सुन रहे हैं स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ।